हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रही थी, इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में और किस तरह से उसने सिंध और पंजाब पर अधिकार किया और उसके पश्चात उसने मगध पर अधिकार किया, धनानंद का विनाश किया। अब मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य और सैल्यूकस के मध्य युद्ध के बारे में बताऊंगी और आगे के साम्राज्य विस्तार के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहला आता है सैल्यूकस के साथ उसका युद्ध, जिसमें सैल्यूकस की पराजय हुई थी और किस तरह से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात जो सिकंदर का विशाल साम्राज्य था वो छिन्न भिन्न हो गया। यूनानी एशियाई प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व रखने के लिए सिकंदर के दो सेनानायक थे, सैल्यूकस व एंटिगोनस। उन दोनों के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहा और 305 ईसा पूर्व तक यह संघर्ष चला, जिसमें अंततः सैल्यूकस की विजय हुई। सीरिया में उसने अपने आप को निकेटर यानी महान विजेता घोषित करने के बाद उसने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अधिकृत यूनानी भारतीय प्रदेशों की ओर ध्यान दिया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के जो जितने भी क्षेत्र थे उन सभी को भारत से बाहर निकाल दिया था और वहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो वो जो क्षेत्र थे उन पर सैल्यूकस की निगाह थी और उनको वह अपने अधिकृत मानता था। वो मानता था कि उन पर उसका वैधानिक अधिकार है, क्योंकि वो अपने आप को सिकंदर का उत्तराधिकारी मानता था। तो सिकंदर का उत्तराधिकारी होने के कारण उन पर वह अपना वैदिक अधिकार मानता था। अतः सैल्यूकस ने एक विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सूचनाओं के आधार पर, यानी उसको पहले ही जानकारी हो गई थी कि सैल्यूकस सेना लेकर आप पहुंच रहा है, तो अपनी सूचनाओं के आधार पर भारतीय सेना सहित सिंधु नदी के तट पर पहले से ही उपस्थित था और दोनों के बीच में बहुत भीषण संघर्ष हुआ और इस युद्ध में सैल्यूकस की पराजय हुई। जो युद्ध हुआ था उसमें सैल्यूकस की पराजय हुई। सैल्यूकस और अंततः उसे चंद्रगुप्त के साथ संधि करनी पड़ी। एक संधि हुई थी, उस संधि की कुछ शर्तें थी। इसमें पहली जो शर्त थी उसमें सैल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरियाना प्रदेश का विस्तृत भूभाग समर्पित कर दिया और इस प्रदेश में क्या क्या थे? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र। जो ये क्षेत्र थे उसने चंद्रगुप्त को देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त का साम्राज्य सैल्यूकस के आक्रमण से पूर्व सिंधु नदी तक जो सीमित था और इस संधि के परिणाम स्वरूप हिंदू कुश पर्वत तक उसका विस्तृत हो गया। इस संधि की प्राप्ति पर टिप्पणी करते हुए स्मिथ ने कहा है कि इस संधि के फलस्वरूप भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसके लिए उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ की आहें भरते रहे तथा जिसे 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के मुगल सम्राट भी पूर्णतः प्राप्त करने में असफल रहे थे। यानी कि केवल चंद्रगुप्त मौर्य ही था जिसने इस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया था। उसके अलावा जो दूसरी शर्त थी उसके अनुसार सैल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तीसरी शर्त, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सैल्यूकस को उपहार में दिए थे तथा कुछ अमूल्य भारतीय औषधियाँ भी भेंट की थी। उसके अतिरिक्त चौथा, सैल्यूकस ने चंद्रगुप्त के राजदरबार में मैगस्थनीस नामक राजदूत नियुक्त किया था। तो जो मैगस्थनीस, जिसने जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में रहा था और इसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त की सैल्यूकस पर विजय मौर्य साम्राज्य के लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध हुई। सैल्यूकस के ऊपर चंद्रगुप्त की इस विजय ने यह प्रदर्शित कर दिया था कि बड़ी से बड़ी यूनानी सेनाएं जब उन्हें कुशल और अनुशासित भारतीय सेनाओं का सामना करना पड़ा, निर्बल सिद्ध हुई। अब उत्तर पश्चिम की ओर से जो यूनानी आक्रमण का भय लगातार रहता था, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अभियानों से पूरी तरह समाप्त कर दिया और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम और दक्षिण भारत की ओर सफल अभियान किए थे। यानी कि अब उनका भय हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया यूनानी आक्रमण का और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना ध्यान पश्चिम और दक्षिण भारत के विजय अभियानों की ओर लगाया। अगला जो विजय अभियान आता है वह है पश्चिम भारत का विजय।
रुद्र जो शक महाक्षत्रप था रुद्रदामन के, उसके गिरनार अभिलेख से इस बात की सूचना मिलती है, गिरनार अभिलेख से, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत के सौराष्ट्र तक के प्रदेश जीतकर अपने शासन के अंतर्गत कर लिए थे। ये सब उसके अंतर्गत थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य था जो चंद्रगुप्त का राज्यपाल था। पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त का राज्यपाल था, जिसने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह पुष्टि होती है कि यह सारा क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में था। अगला आता है दक्षिण भारत की विजय। अशोक के अभिलेखों, जैन अभिलेख और उसके अलावा तमिल ग्रंथों से यह विदित होता है कि दक्षिण भारत को जीतने का श्रेय किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। अशोक के जो अभिलेख हैं दक्षिण भारत के, उसमें दक्षिण भारत का सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, गुंडू, मास्की, गुटू ये अभिलेख मिले हैं। उनसे यह स्पष्ट होता है कि अशोक ने दक्षिण भारत की विजय नहीं की थी, उसने मात्र कलिंग की विजय की थी। तो इस कारण से इन विजयों का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। जैन अभिलेखों में श्रवणबेलगोला वहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। उससे यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार यह क्षेत्र में था। उसके अलावा एक और जो भद्रबाहु चरित है, उससे भी यह स्पष्ट होता है कि दुर्भिक्ष पड़ने पर चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ सिंहासन त्याग कर इस क्षेत्र में आ गया था। तो इन सब से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत के विजय अभियान किया था और उसी को ही दक्षिण भारत की विजय का श्रेय दिया जाता है। अन्य विजय के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर, नेपाल, बंगाल, मालवा आदि पर भी विजय प्राप्त की थी। क्योंकि बिंदुसार और अशोक ने उपरोक्त स्थान नहीं जीते थे, अतः इन्हें जीतने का कार्य भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार की पुष्टि महास्थान अभिलेख से होती है और यह बात सर्वमान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि बंगाल पर अधिकार चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने के समय में मगध साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। जस्टिन है उसके विवरण से भी यह ज्ञात होता है कि संपूर्ण भारत पर उसने अधिकार कर लिया था, किंतु उसका वर्णन जो है अतिरंजित लगता है। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। और उसके अलावा जो ये वैज्ञानिक सीमा की जो बात की जाती है, जिसे यूनानी लेखक इंडियन काकिकस भी कहते हैं, यह चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के साम्राज्य की सीमा थी और इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था लगभग 322 ईसा पूर्व से 228 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी लगभग उसने 24 वर्ष तक के लगभग उसने शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के अंत के धर्म के बारे में कुछ अलग अलग बातें मिलती हैं। कुछ यह मानते हैं कि प्रारंभ में वह महामंत्री अपने चाणक्य के प्रभाव में था और इस कारण यह माना जाता है कि वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी रहा था। यूनानियों के अनुसार
वह यज्ञ कार्यों में अपने महल से बाहर निकलता था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म मतावलंबी हो गया था। जैन ग्रंथ भद्रबाहु चरित, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, आराधना कथा कोश आदि इसकी पुष्टि करते हैं। वो कहते हैं जैन साहित्य उसके अंतिम दिनों के बारे में प्रकाश डालते हैं और वो उनके अनुसार चंद्रगुप्त के शासनकाल के अंत में पाटलिपुत्र में भयंकर अकाल आ गया था। ऐसे समय में जैन मुनि भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म स्वीकार कर राज्य अपने पुत्र के पक्ष में त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला जो मैसूर में स्थित है वहाँ पर उसने अंतिम दिन व्यतीत किए थे। वहाँ तप आदि करके अपना अंतिम समय व्यतीत किया था और 298 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन के अंतर्गत भारतीय शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य एक विशिष्ट स्थान रखता है। उसे एक महान शासक भी कहा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, एक सुनिश्चित शासन प्रणाली से उसे संगठित किया। इस कारण चंद्रगुप्त मौर्य न केवल मौर्य वंश का संस्थापक अपितु एक महानतम शासक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन अत्यंत साधारण स्थिति से प्रारंभ किया, किंतु अपनी योग्यता क्षमता में वृद्धि करते हुए निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। उसमें साहस, अच्छे सैनिक, सफल सेनापति, सफल संगठनकर्ता, उच्च आदर्श के गुण थे। निसंदेह उसकी सफलता में चाणक्य की नीति, परामर्श एवं गुरुता का हाथ था, किंतु सफल माध्यम के बगैर उद्देश्य निरर्थक होते हैं। इस रूप में चंद्रगुप्त योग्य माध्यम था जिसने सफलता अर्जित की। चंद्रगुप्त का सबसे उल्लेखनीय कार्य क्या था? भारत को यूनानियों से मुक्त कराना और उसके अलावा धनानंद से विरासत में जो मात्र मगध साम्राज्य प्राप्त हुआ था उसको योग्यता और साहस के बल पर एक ऐसा विशाल साम्राज्य स्थापित किया जो ना उसके पहले ना उसके बाद कोई स्थापित कर सका। डॉक्टर R.C. मजूमदार उनका मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त एक भव्य दृश्य उपस्थित करता है। एक शीघ्र सफल होने वाला स्वतंत्रता का युद्ध, विस्तृत साम्राज्य, राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से संयुक्त भारत, सर्वोच्च कानून के रूप में धर्म की स्थापना, एक ऐसे जीवन का संगठन जिसने भविष्य काल में भारतीयों को कभी ना नष्ट होने वाली सांस्कृतिक एकता की भावना को जन्म दिया। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारतीय सांस्कृतिक एकता को बनाने की दृष्टि से भी अभूतपूर्व कार्य किया। चंद्रगुप्त के पूर्व भारत एक ही सम्राट के अधीन नहीं रहा, किंतु चंद्रगुप्त के द्वारा स्थापित साम्राज्य में भारत में राजनीतिक एकता के बीज पड़े। इस कारण भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, जिसके कारण उसे महान शासक कहा जाता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में आपको मैं अशोक के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।